आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं। यह चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के भारतीय भवन के जो है ना क्वेश्चन आंसर है। ओके बच्चों, तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1848 की क्रांतियों के प्रभाव की समीक्षा करें। मतलब जो 1848 की क्रांति हुआ था फ्रांस में, उसका जो है ना हम लोग को समीक्षा करना है, बताना है। तो देखो 1848 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का जो है ना क्या बनता है, राजा। इससे पहले चार्ल्स 10 रहता है वहाँ का फ्रांस का राजा। तो लुई फिलिप जो है फ्रांस का राजा बना। वह एक उदारवादी शासक था। कैसा शासक था बच्चों? उदारवादी शासक था, परंतु वह महत्वाकांक्षी था। परंतु यह क्या था? महत्वाकांक्षी था। मतलब महत्व का क्या था? आकांक्षी था, मतलब आकांक्षा करता था, चाहत रखता था महत्व का। चलो 1848 में उसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है। गीजो क्या है? एक चांसलर है। कहाँ का? फ्रांस का चांसलर, यानी चांसलर को ही प्रधानमंत्री कहते हैं, पीएम कहते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त किया उसने गीजो को। गीजो क्या था? प्रतिक्रियावादी था और किसी भी प्रकार का सुधार का विरोधी था। मतलब किसी भी प्रकार का सुधार का क्या था? विरोधी था। कोई सुधार नहीं चाहता था। कौन? ये आपका गीजो। खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से लुई की सरकार की आलोचना होने लगी। इस स्थिति में राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुधारवादी दल के नेता जो था ना, लेमार्टिन, सुधारवादी दल का नेता जो आपका ये लुई बोलो, और गणतंत्रवादी नेता कौन था? लेमार्टिन। इसके नेतृत्व में, दोनों ग्रुप के नेतृत्व में क्या होता है? थियर्स के नेतृत्व में। किसके? थियर्स के जो है ना नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन होता है और लुई इस पर रोक लगा दी। पेरिस में होता है, लेकिन क्या होता है? रोक लगा देता है। उसके बाद पेरिस में एक समूह विशेष गलियों में जुलूस निकालकर राजशाही का विरोध होने लगा। राजशाही का क्या होने लगा बच्चों? विरोध होने लगा। एक मिनट रुक जाओ। राजशाही का क्या होने लगा बच्चों? विरोध होने वाला। चलो, तो राजशाही का क्या होगा? विरोध होने लगा। उसके बाद जो है ना लुई फिलिप घबरा गया और गीजो को क्या किया? बर्खास्त कर दिया कि ये जो है ना पूरा शासन व्यवस्था को हमारा चौपट करके रख देगा। बात समझ रहे हो? हाँ, तो राजशाही का क्या हो गया? विरोध होने लगा। बात समझ रहे हो? गलियों गलियों में जुलूस और राजशाही का विरोध में नारे लगाए गए। उसके बाद लुई फिलिप को क्या करता है? लुई फिलिप जो है क्या करता है? गीजो को घबराकर जो है ना गीजो को बर्खास्त कर देता है, यानी सस्पेंड कर देता है, हटा देता है और सुधार लागू करने की घोषणा कर देता है। यही चीज़ पहले कर लेता तो अच्छा होता ना। अब देखो, अब जुलूस निकला, विरोध हुआ तो करना शुरू कर दिया, परंतु उत्तेजित जनता पर पुलिस ने गोली चला दी। देख लो, ये बहुत बड़का गलती हो गया। उत्तेजित जनता पर जो विरोध कर रहा था उस पर गोली चला दिया, जिसके कारण अनेकों लोग मरे गए और क्रोधित जनता राजमहल को क्या किया? घेर लिया। विवश होकर जो है ना राजा गद्दी छोड़कर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया बच्चों? इंग्लैंड चला गया। ओके, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? 1848 की क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा था। 1848 इतावली राज्य के विद्रोह की चिंगारी सुलग गई थी। मतलब इटली में ही इतावली राज्य है, उसका जो है ना 1848 में जो है क्या हो गया था? विद्रोह की चिंगारी सुलग गई थी। मिलान और पॉप राज्य के विद्रोह हो गया। राजा चार्ल्स एल्बर्ट इटली के राष्ट्रवादियों से मिलकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आरंभ कर दिया। कुछ समय के लिए लोम्बार्डी वेनेसिया से ऑस्ट्रिया का आधिपत्य भी समाप्त हो गया। ओके, चलो उसके बाद जो है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को भी भड़का दिया। इस क्रांति में मेटरनिक युग का भी अंत हो गया। जर्मन राष्ट्रवादी, अब मेटरनिक तो सबसे घोर प्रतिक्रियावादी था, उसका अंत होना तो जरूरी था ही, और उसका अंत भी हो गया फ्रांसीसी क्रांति के कारण। चलो, पुराने संसद की बैठक फ्रैंकफर्ट में 1848 में ही बुलाया गया था। सेंट पॉल चर्च में बुलाया गया था, याद रखना। कहाँ बुलाया गया था? सेंट पॉल चर्च में बुलाया गया था। उस समय का जो है ना आपका राजा था फ्रेडरिक चतुर्थ था, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था। अब देखो होता क्या है कि इस संसद के संपूर्ण जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जो है ना एक जर्मन के नेतृत्व
जर्मन राष्ट्र के नेतृत्व में जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करे, परंतु फ्रेडरिक जो था ना चतुर्थ इनकार कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। क्या चाहता था? बचना चाहता था। ऑस्ट्रियाई संघर्ष से क्या करना चाहता? बचना चाहता था कि इससे बच के रहें हम। उसके बाद उसके बाद क्या होता है? संसद में कुलीनों और सैनिकों का विरोध किया, जिससे फ्रैंकफर्ट संसद जो है ना भंग हो गया। फ्रैंकफर्ट संसद क्या हो गया? भंग हो गया। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? दीर्घ है थोड़ा, दीर्घ थोड़ा बड़ा होगा ही, ठीक है। चलो दीर्घ है। उसके बाद क्या होता है? 1848 में ऑस्ट्रियाई प्रतिक्रियावादी शक्तियों का केंद्र था कौन? ये ऑस्ट्रिया। इसका राजधानी क्या है? वियना की राजधानी। मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा, जिससे संपूर्ण मेटरनिक व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद जो है ना इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के भागों पर आक्रमण किए जाने लगे। इसे जो ऑस्ट्रिया के शासक जो था चार्ल्स एल्बर्ट, ठीक है, उसकी क्या हो गया? पराजय हो गया। क्या पराजय हो गया? बात समझ लो। चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया का ना शासक था उस समय जी, सार्डिनिया लिखना चाहिए यहाँ पर। चलो चार्ल्स एल्बर्ट। पोलैंड भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया, परंतु इन्हें इंग्लैंड का फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। इस समय रूस ने पोलैंड को विद्रोह को कुचल दिया। ओके बच्चों, उसके बाद जो है ना यूरोप में जहाँ क्रांतियों की हुई उसमें एक समान बात थी। वे सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासन से मुक्त चाहते थे। राष्ट्र उनके सर्वोत्तम था, व्यक्ति नहीं। राष्ट्र सर्वोत्तम था, व्यक्ति नहीं, ये बात ध्यान रखना। ओके बच्चों, वे सभी उदारवाद राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित था तथा उसके मांगे वैधानिक शासन की थी। इटली की जर्मन राज्य क्रांति यानी जर्मन क्रांति द्वारा एकीकृत राष्ट्र का निर्माण हुआ और करना भी चाहता था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के यूरोप में पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो प्रभाव एक पड़ा क्या कि राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्र क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ। इटली, जर्मनी इसका उदाहरण देख सकते हो। उसके बाद यूरोपीय राष्ट्रवाद का विकास प्रभाव एशिया अफ्रीका में भी पड़ा। असमझ, यूरोपीय उपनिवेशवाद के आधिपत्य के विरोध वहाँ औपनिवेशिक शासन से मुक्त राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। देखो कितना राष्ट्रवाद का उदय का जो है ना प्रभाव पड़ा था। भारतीय राष्ट्रवादी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। मैसूर के टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से, मैसूर के जो है ना टीपू सुल्तान थे वो फ्रांसीसी क्रांति से ही जो है क्या किए हुए थे, मतलब राष्ट्रवादी बने थे। भारतीय राष्ट्रवादी के यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभावित हुए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए कौन? टीपू सुल्तान। मैसूर के टीपू सुल्तान भारतीय क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। पूछेगा जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया? तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। किससे प्रभावित हुआ? तो 1848 के क्रांति से प्रभावित हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति कह सकते हो। स्वयं इसका सदस्य भी बना। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष समर्थक बन गए। अगला, धर्म सुधार के आंदोलन में भारतीय नेताएं एवं राष्ट्रवादी भावना को प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया। राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय समर्थक बन गए। अंतर्राष्ट्रीय समर्थक कौन बना? राजा राम मोहन राय। राष्ट्रवाद के विकास में प्रतिक्रियावादी शक्तियों का निरंकुश शासन को प्रभाव को कमजोर कर दिया। राष्ट्रवाद, अगला जो है राष्ट्रवाद नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। हर चीज़ का दो पहलू होता है, अच्छा होता है खराब होता है, नकारात्मक प्रभाव भी इस पर पड़ा। उसके बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध क्या होता है? राष्ट्रवाद का संकीर्ण राष्ट्रवाद में बदल गया। प्रत्येक राष्ट्र की अपने राष्ट्रीय हित की दुहाई देकर उचित अनुचित सब कार्य करने लगे। ओके चलो आगे देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? तो ये लघु में भी है, लघु में भी हमने बताया है, ठीक है। अगर नहीं देखें वीडियो तो देख लो इसके पहले वाले पार्ट। देखो यूनान का जो है ना गौरवमय अतीत रहा है। यूनान का जो है ना ज्ञान गौरवमय अतीत रहा है, ठीक। यूनानियों सभ्यता के साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा
आदि में उपलब्धियाँ यूनानियों का प्रेरणा स्रोत था। माने पूरे जो है ना यूरोप के लिए यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था। परंतु इसके बावजूद भी यूनान की तुर्की साम्राज्य के अधीन था, यानी ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। वहाँ का जो है ना शासक था महमूद द्वितीय। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के यूनानियों का राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी, क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर उनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की के शासन अलग होने के आंदोलन चलाए जाने लगे। क्रांतिकारी नेतृत्व में यूनान शक्तिशाली मध्यवर्तीय का उदय हो चुका था। हितेशिया नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई। उसके उद्देश्य तुर्की शासन यूनानियों से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाया गया। तुर्की शासक यूनानियों से का निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाया गया। यूनानियों में विस्फोट स्थिति तब बन गई जब तुर्की के शासक द्वारा यूनानियों स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 में अलेक्जेंडर चीन के सुल्तानी नेतृत्व में यूनान के विद्रोह शुरू हो गया। कवियों और कलाकारों ने यूनान के सभ्यता का पालना बताकर राष्ट्रवादी समर्थक जुटाया। 1829 में एड्रियानोपॉल होना चाहिए यहाँ पर, एड्रियानोपॉल की संधि द्वारा तुर्की का नाम मात्र अधीनता का यूरोप को स्वतंत्रता देने की बात तय की, मगर 1832 में यूनानी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। बावेरिया के राजकुमार ओटो को जो है ना यूनान का शासक बनाया गया। ओके, चलो 4 नंबर देखो क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करने। देखो इटली एकीकरण के 4 चरणों को पूरा हुआ, 4 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण जोसेफ मेजनी या मेथसिनी कहो, चलो मेजनी एक गणतांत्रिक विचारधारा के दल का नेता था। उसने निर्वासन काल में ही गणतंत्रवादी उदासी के उद्देश्यों का जो है ना प्रचार कर यंग इटली को 1831 में और यंग यूरोप को 1834 में क्या करता है, स्थापना कर। यद्यपि जो है ना इटली के एकीकरण में 1831 ये 1848 तक जो है ना क्रांतिकारी प्रयास किए थे, परंतु वे दोनों असफल रहा। काउंट काबूर के माध्यम से जो है ना विक्टर इमैनुअल और इधर विक्टर इमैनुअल कह रहे हैं, सॉरी ये चार्ल्स एल्बर्ट जो था ना, चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया के शासक, सार्डिनिया के शासक जो था चार्ल्स एल्बर्ट, और रोम का शासक पोप था। उसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑस्ट्रिया से हार गया। अब मेजनी चाहता था कि उसके नेतृत्व में हम जो है ना इटली का एकीकरण करें, लेकिन वो स्वार्थी टाइप का आदमी था और इसको चांस भी नहीं दिया कि तुम काम करो। अब देखो काउंट काबूर के नेतृत्व में कैसे हुआ। काउंट काबूर को जो है ना क्या होता है, जब क्या बोलते हैं विक्टर इमैनुअल मंत्री बनाता है, क्या बनाता है, मंत्री बनाता है, यानी कहे तो प्रधानमंत्री बनाता है, तब क्या करता है काउंट काबूर, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या करता है, आंदोलन छेड़ देता है। और वो आंदोलन छीनने से पहले वो करता क्या है, ये काउंट काबूर जो है ना आंदोलन छीनने से पहले क्या करता है, यह जो है ना इटली के वास्तविक निर्माणकर्ता माना जाता है। देखो इसको हम शॉर्टकट में बहुत इति दिया हुआ है। देखो काउंट काबूर क्या करता है, फ्रांस को क्रीमिया युद्ध में 1853 से 54 में फ्रांस के युद्ध हुआ था, तो क्रीमिया युद्ध में क्या करता है, फ्रांस की ओर से क्या करता है, दोस्ती का हाथ बताकर क्या करता है, ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। कौन, काउंट काबूर, यानी अपना जो है ना कूटनीति चाल के द्वारा। अब देखो गैरीबाल्डी भी काम किया था, तो गैरीबाल्डी जो है ना लाल कुर्ती का गठन करके जो है ना 1860 में तो आपको दक्षिण इटली सिसिली नेपल्स को जीत लिया, और 1862 में क्या करता है, रोम पर हमला करना चाहता है लेकिन नहीं हो पाता है विक्टर इमैनुअल के कारण। अब देखो विक्टर इमैनुअल का भी क्या काम था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय का, वह 1861 में रोम और वेनेशिया को छोड़कर पूरी इटली को जो है ना क्या करता है, अपने कूटनीति और अपने जो है दम पे एक कर लेता है। बात समझ रहे हो ना। हाँ चलो आगे देखते हैं। उसके बाद जो है 1870 और 71 के बीच जो है सीडान का युद्ध होता है। उसी युद्ध में क्या करता है, ये जो है ना फ़ायदा उठाकर प्रूसा और फ्रांस के बीच युद्ध होता है, जिसमें फ्रांस हार जाता है, प्रूसा जीत जाता है। इसी युद्ध का जो है ना फ़ायदा उठाकर 1870-71 में क्या करता है, एकीकरण कर लेता है। बात समझ रहे हो ना। हाँ चलो, तो पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण कब होता है, 1871 में, इटली का 1870 में।
जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा हुआ और इटली का एकीकरण सीडान के युद्ध के द्वारा हुआ। चलो 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन। जर्मनी के एकीकरण जो है ना, इसका नेतृत्व सबसे ज़्यादा बिस्मार्क किया था। किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो है ना पहले था शासक, उसके बाद जो है ना विलियम प्रथम आता है, वही जो है ना ऑस्ट्रिया का चांसलर नियुक्त करता है किसको? बिस्मार्क को। ठीक है, उसके बाद जो है ना बिस्मार्क जो है ना क्या करता है, बहुत सारे कार्य को करता है। बिस्मार्क जो है ना क्या करता है, 3 गो युद्ध लड़ता है। एक डेनमार्क वाला युद्ध, डेनमार्क का युद्ध लड़ता है। उसके बाद एक जो है ना सेडवा का युद्ध लड़ता है, एक जो है ना आपका सीडान का युद्ध लड़ता है। 3 गो युद्ध क्या करता है? लड़ता है, याद रखना। बात समझ रहे? तो इसको याद करने का तरीका, जी फाड़ याद रखना। जी से जर्मनी यानी प्रसा, जो बिस्मार्क वहाँ का चांसलर था। एफ से फ्रांस, ए से ऑस्ट्रिया, डी से डेनमार्क। ये तीनों से जो है ना युद्ध लड़ रहा है कौन? ये आपका बिस्मार्क। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप लोग स्क्रीनशॉट थोड़ा मार के अपना देख लीजिएगा। समझाने का मेरा काम है, समझा दिए। पढ़ के कितना देर करें, मुँह भूख गया। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखिए यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान देना है। ठीक है, तो संस्कृति का योगदान स्क्रीनशॉट मारिए और इसको लिखते चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए और इसको लिखते चलिए। हम थोड़ा थोड़ा जो है ना इसको बता देते हैं। रूमानीवाद क्या होता है? नाटक कला के द्वारा राष्ट्रवाद फैलाना जो है ना रूमानीवाद होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1848 के उदारवादी क्रांतिकारियों किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को बढ़ावा दिया? तो ये देख लेना अपना, ये सब हम लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ये सब स्क्रीनशॉट मारो फटाफट और इसको फेयर में, रफ में जो है ना, इसको समझाने वाला कौन चीज़ है? ये समझाने वाला चीज़ है जी, ये सब तो लिखना है। तो ये सब जो है ना आप लोग लिखते चलिए फटाफट। चलिए ये देख लीजिए, इसको जो है ना आप लोग छाप लीजिए, यहाँ से छाप लीजिए, फेयर कर लीजिए, अब पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, दीर्घ का उतना वैल्यू नहीं है, दीर्घ पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, उसको पढ़ के आप जो है ना समझा जाता है, समझ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट मारिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ है, ये सब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। यानी 10 ही क्वेश्चन है शायद कि ना, हाँ 10 ही क्वेश्चन है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन VVI मानो दो, इसको VVI मार लो, ये आएगा। ठीक है, 26 में आएगा। चलो, तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी के योगदान को लिखे। ठीक है, तो इसमें देखिए मेजनी का क्या योगदान रहा, काबूर का क्या योगदान रहा, गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा। तो देखो मेजनी जो है ना, मेजनी 2 बार आता है, दोनों बार असफल हो जाता है। हम समझा देते हैं, काबूर को भी समझा देते हैं, गैरीबाल्डी को भी समझा देते हैं, हम यहाँ पे समझाते हैं। चलो मेजनी का योगदान देख लो पहले। देखो मेजनी जो है ना पहली बार आता है, तो ये होता क्या है कि बहुत लड़ता है लेकिन कुछ होता नहीं है। जब दूसरी बार आता है तो चाहता है कि हम चार्ल्स एल्बर्ट, हाँ चार्ल्स एल्बर्ट और पोप के नेतृत्व में, चार्ल्स एल्बर्ट और पोप के नेतृत्व में क्या करता है, ये एकीकरण करना चाहता है लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि चार्ल्स एल्बर्ट जो है ना क्या करता है, नहीं साथ देता है इसका। तो ये क्या करता है, यंग इटली कौन? मेजनी, और यंग इटली और यंग यूरोप 1831 में और ये 1834 में ये दो का स्थापना करता है और पूरे जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाता है। उसके बाद एक और करता है, उससे संबंध रखता है कार्बोनरी दल से। कार्बोनरी गुप्त दल से किसका संबंध था? मेजनी का संबंध था। उसके बाद ये जो है ना पलायन कर जाता है, हार मान लेता है।
ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ना हार नहीं माना था दूसरा बार में, राष्ट्रवाद फैला कर ही गया, इतना ध्यान रखना। उसके बाद काबूर जो है क्या करता है, काबूर को देखो, काबूर जो है ना विक्टर एमेनुअल द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, बहुत कूटनीति था, बात समझ ना। हाँ, इसने जो है ना क्या करता है, क्रीमिया युद्ध में 1853 से 54 में क्या करता है, 1853 से 54 में ये चाहता था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया को सबसे पहले हराना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो 1853 में 54 में युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच युद्ध हो रहा था। इसमें क्या करता है, फ्रांस के समर्थक बन के काबूर क्या करता है, युद्ध लड़ता है और ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है, ऑस्ट्रिया को क्या करता है, पराजित कर देता है। अब जो है ना क्या होता है, जब ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है तो इसका मृत्यु हो जाता है 1862 में। कब हो जाता है, 1862 में। इसी के जो है ना लगभग समय में गैरीबाल्डी भी आता है। गैरीबाल्डी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गैरीबाल्डी क्या होता है, आता है गैरीबाल्डी। तो देखो गैरीबाल्डी क्या करता है, 1861 में कह सकते हो, 1861 60-61 में क्या करता है, सिसिली और नेपल्स को, यानी दक्षिणी इटली जो था, सिसिली और नेपल्स को, सिसिली नेपल्स को क्या करता है, जीत लेता है। और जीतने के बाद जो है ना 1862 में क्या करता है, रोम पर आक्रमण करने का चाहता है, रोम पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन क्या होता है, विक्टर एमेनुअल के द्वारा मना कर दिया जाता है। तो जो सिसिली नेपल्स था, सार्डिनिया पीडबाउन था, इस दे देता है किसको, विक्टर एमेनुअल को, कि ले लो। उसके बाद रोम पर आक्रमण करने का योजना क्या करता है, खलास कर देता है 1862 में। और उसी समय जो है ना इसका काबूर का मृत्यु हो जाता है। गैरीबाल्डी तो पता है कि वो आपका जो है ना सशस्त्र क्रांति का सेना की गणतांत्रिक विचारधारा का था, और पेशे से क्या था जी बच्चों, नाविक भी था, पेशे से क्या था, नाविक भी था। कौन, गैरीबाल्डी। और इन गैरीबाल्डी का ही जो है ना जीवनी को लाला लाजपत राय ने लिखे थे और हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उपयोग किए थे। और भारत के एक और था टीपू सुल्तान, याद रखना, टीपू सुल्तान जो है ना फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ था, प्रभावित होकर जैकोबियन क्लब का जो है ना स्थापना किया था, याद रखना। तो दो आदमी था, एक लाला लाजपत राय जो गैरीबाल्डी से प्रेरित हुआ, और जैकोबियन क्या बोलते हैं 1848 का है चाहे 1830 का है, फ्रांसीसी क्रांति से जो है ना कौन प्रभावित हुआ था, तो टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक था, श्रीरंगपट्टनम उसका राजधानी था उस समय। वहीं पे जो है ना जैकोबियन क्लब का जो है ना स्थापना करता है कौन, आपका ये टीपू सुल्तान। बात समझ रहे हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर जो है ना अगला चैप्टर को हम लेके आते हैं। अगला चैप्टर हो सकता है तो हम भूगोल को लेक्चर बाय लेक्चर समझाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।